हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल सिंपल इकोनॉमिक्स। इस चैनल पे हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के टेक्निकल और कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझने की। आज का हमारा टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इससे पहले के चैप्टर्स में, इससे पहले के वीडियोस में हमने डिमांड के बारे में पढ़ा था। अब डिमांड किस तरह से इफेक्ट होती है प्राइस में चेंज होने से या कंज्यूमर के इनकम में, रिलेटेड गुड्स में, इसमें चेंज होने से कितना उसमें चेंज आता है और किस डायरेक्शन में आता है, पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है, इस चीज को हम समझेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कॉन्सेप्ट से। सो द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए गुड टू ए चेंज इन इट्स प्राइस, कंज्यूमर इनकम एंड प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ये हमने पढ़ा था कि डिमांड किन किन चीजों से इफेक्ट होती है। हम इन 3 फैक्टर्स के बेस पे डिमांड समझेंगे कि डिमांड इनसे कैसे इफेक्ट होती है। सो देयर आर 3 कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिमांड इलास्टिसिटी। 3 कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हो गए वो? प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी। और डिमांड इलास्टिसिटी होती है डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है डिमांड इन सब चीजों के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें है हाउ मच और टू व्हाट एक्सटेंट द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए गुड विल चेंज एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन इट्स प्राइस, अदर फैक्टर्स हेल्ड कांस्टेंट। प्राइस चेंज होगी केवल, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट है। तो इसके लिए क्या होता है हमारा, हम इसे निकालेंगे इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस को परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इस फॉर्मूला से। सपोज अगर हमारी प्राइस में चेंज हो रहा है 5% और क्वांटिटी डिमांडेड में 10% चेंज हो रहा है, तो हम इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस निकालेंगे 10/5 इज इक्वल टू 2। यहाँ ये माइनस का निशान है, लेकिन यहाँ माइनस नहीं आएगा क्योंकि इलास्टिसिटी निकालते वक्त हम माइनस प्लस को इग्नोर कर देते हैं। हम केवल रिस्पॉन्सिवनेस, क्या चेंज आया है, क्या चेंज होगा, वो ध्यान रखते हैं। क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस इनवर्सली रिलेटेड होते हैं, तो ये हमेशा होगा कि माइनस में ही इलास्टिसिटी आएगी नॉर्मल गुड्स के कॉन्सेप्ट के बारे में। तो इसलिए हम माइनस के साइन को इग्नोर करते हैं इसमें। सो व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू परसेंटेज चेंजेस। अगर क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज जो है कि क्वांटिटी डिमांडेड के परसेंटेज में प्राइस से ज्यादा चेंज हो रहा है, तो वो ग्रेटर देन 1 यानी इलास्टिक होगी। और क्वांटिटी डिमांडेड के उससे क्वांटिटी डिमांडेड में स्मॉलर चेंज हो रहा है प्राइस के चेंज होने से। जितना प्राइस में चेंज हुआ है उतना नहीं हो रहा है, स्मॉल हुआ है, तो ये -1 होगी। और व्हेन चेंज इक्विवेलेंट है, मतलब अगर प्राइस 10 रुपीज इंक्रीज हुई है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी उसी प्रोपोर्शन में डिक्रीज हुई है, तो वो यूनिटरी बोलते हैं उसे। तब इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू 1 होता है। इसे हम डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। इसमें देखिए, ये जो डिमांड कर्व है, यहाँ प्राइस P1 से प्राइस पहले P थी और क्वांटिटी डिमांडेड Q थी। P से प्राइस डिक्रीज होकर के P1 हो गई और क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गई। तो यहाँ जितना रिडक्शन हुआ है उससे ज्यादा यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ी है। इस एरिया से ये एरिया ज्यादा है, तो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस ग्रेटर देन 1 है। इसमें प्राइस P से P1 हुई और क्वांटिटी Q से Q1 हुई, तो यहाँ जिस प्रोपोर्शन में कमी हुई है उस प्रोपोर्शन में यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड नहीं बढ़ी है, उससे कम बढ़ी है, तो यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन 1। थर्ड डायग्राम में देखते हैं, यहाँ जो प्राइस में जो चेंज हुआ है, प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड में उतने ही प्रोपोर्शन में चेंज हुआ है जितनी प्राइस चेंज हुई है, तो वो यूनिटरी है। तो ये दिन हमने देख लिए। यहाँ ग्रेटर देन 1 है इलास्टिसिटी, क्योंकि यहाँ पे डिमांड कर्व इस तरह से उसका स्लोप है
फ्लैट है ज़्यादा, यहाँ लेस फ्लैट है क्योंकि यहाँ चेंज कम आया है, और यहाँ सेम, यहाँ यूनिटरी चेंज हुआ है, बिल्कुल बराबर चेंज हुआ है क्वांटिटी डिमांडेड में। नाउ ये वाला देखते हैं परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक में प्राइस में आप कितना भी चेंज कर लो, प्राइस कम हो जाए, प्राइस ज़्यादा हो जाए, तब क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज नहीं होता है, क्वांटिटी डिमांडेड उतनी की उतनी रहती है। ये कुछ ऐसे केसेस होते हैं जैसे मेडिसिनल प्रोडक्ट्स हो गए, कोई अगर ड्रग है बीमारी का, उसे हमें लेना है तो उसे हम उसी प्रोपोर्शन में लेंगे, उसे चेंज नहीं कर सकते। और सॉल्ट है तो इसकी परफेक्टली इलास्टिक होती है, यानी जीरो होती है इलास्टिसिटी। नेक्स्ट है हमारा परफेक्टली इलास्टिक। अगर प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज हो जाता है तो पूरा जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो खत्म हो जाएगा, वो क्वांटिटी डिमांडेड होगी ही नहीं। ऐसा परफेक्ट कंपटीशन वाले केसेस, गुड्स के केसेस में होता है, जहाँ इजीली सब्स्टिट्यूट सेम अवेलेबल होते हैं तो वो उसे पूरा ही कंज्यूम करना छोड़ देते हैं हल्का सा चेंज होने पर, और प्राइस में हल्का सा रिडक्शन होने पर बहुत ज्यादा लोग उसे परचेज करने लग जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा परसेंटेज ऑफ प्राइस, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। तो प्राइस इलास्टिसिटी कैसे मेजर करते हैं, हमने पहले फॉर्मूला देखा था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो एज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये कैसे निकालेंगे, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन क्वांटिटी डिमांडेड, देन चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन प्राइस अपॉन प्राइस। इसे हमने एल्जेब्रिक फॉर्म में ऐसे लिख दिया, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू और फिर अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी। नेक्स्ट हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, पी हम यहाँ पे डिवाइड की जगह इनटू का साइन लगाएंगे तो पी ऊपर चला जाएगा, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी इंटू पी अपॉन चेंज इन प्राइस, प्राइस अपॉन चेंज इन प्राइस। नेक्स्ट हम अगर ये डेल्टा वाली डिजिट्स को एक तरफ ले ले, डेल्टा वाली थिंग को एक तरफ ले ले, तो चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इंटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी, ये हमें इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस का एक फॉर्मूला मिल जाता है। इससे हम इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस मेजर कर सकते हैं। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। As price of a commodity rises from 4 to 6 per unit and as a result the quantity demanded falls from 120 to 80 units, find elasticity of price. So change in quantity demanded क्या हुआ, 120 से 80 हो गया, तो 120 माइनस 80 इज इक्वल टू 40 यूनिट्स, और चेंज इन प्राइस कहाँ हुआ है, 4 था 6 हो गया, तो 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 रुपीज। अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे निकालेंगे, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ हम इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड लेते हैं, तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड 40 यूनिट्स अपॉन 120 इज इंटू 100, तो 30, इसको इससे डिवाइड करेंगे 30 आएगा, 30% इसमें चेंज हो रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस अपॉन प्राइस। अब चेंज इन प्राइस हुआ है 2 और हमारी इनिशियल प्राइस थी 4 इंटू 100 इज इक्वल टू 50, तो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू 33, तो हमारा यहाँ आया है, 30 यहाँ आया है और 50 यहाँ आया, तो 0.66 ये हमारी इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस हो गई है। अब इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस को हम मिड पॉइंट मेथड एक होता है उससे निकालते हैं। मिड पॉइंट मेथड हम कब अप्लाई करते हैं, व्हेन लार्ज चेंजेस इन प्राइस, जब बहुत ज्यादा चेंज होता है प्राइस में। एग्जाम्पल देखते हैं, ए कंज्यूमर परचेजेस 80 यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी व्हेन इट्स प्राइस इज ₹1 पर यूनिट एंड परचेजेस 48 यूनिट्स व्हेन इट्स प्राइस राइजेस टू 2 पर यूनिट। सो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस फाइंड करनी है। सो एज चेंज इन प्राइस फ्रॉम 1 to 2 इज वेरी लार्ज, 1 पहले है अब 1 से 2 हो गया, तो ये 100% चेंज हो गया है प्राइस के अंदर। इस ऐसे टाइम पे हम मिड पॉइंट मेथड का यूज करते हैं। अब मिड पॉइंट मेथड हम कैसे यूज करते हैं, इनिशियल क्वांटिटी प्लस न्यू क्वांटिटी अपॉन 2, सो ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। इस तरीके से हम ये निकालेंगे मिड पॉइंट क्वांटिटी, और मिड पॉइंट प्राइस भी ऐसे निकालेंगे P1 प्लस P2 अपॉन 2। तो जहां हमने P और Q रखा था फॉर्मूला में, उसकी जगह हम P1
और P2 रख के ये निकाल लेंगे। तो कैसे होगा ये समझते हैं। EP इज इक्वल टू चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P इंटू P1 प्लस P2 और अपॉन Q1 प्लस Q2। अपॉन में 2 था वो दोनों का कैंसिल आउट हो गया। सो चेंज इन प्राइस क्या हुआ है 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब मिड पॉइंट प्राइस कैसे निकालेंगे 1 प्लस 2 अपॉन 2। मिड पॉइंट प्राइस आ गई हमारी 1.5। तो जहां हमें P लिखना था वहां हम 1.5 P1 प्लस P2 अपॉन 2 लिख दिया। चेंज इन क्वांटिटी 80 यूनिट्स पहले थी, फिर 48 यूनिट्स हो गई है। हमने एग्जाम्पल जो हमने अभी देखा था उसमें है 80 यूनिट्स पहले परचेज कर रहा था, अब उसकी 32 यूनिट्स परचेज कर रहा है। तो मिड पॉइंट क्वांटिटी आ जाएगी 80 प्लस 48 अपॉन 2, 128 अपॉन 2 इज इक्वल टू 64। सो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस हमारी हो जाएगी, यहाँ हमने चेंज इन क्वांटिटी लिखा है 32, चेंज इन प्राइस हमारा हुआ है 1, 32 अपॉन 1 इंटू 1.5 हमारी मिड पॉइंट प्राइस है और 164 हमारा मिड पॉइंट क्वांटिटी है। तो 32 से 2 टाइम्स कट जाएगा और 1.5 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। तो 1.5 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0.75। इस तरीके से हम इलास्टिसिटी को मेजर करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि टोटल एक्सपेंडिचर कैसे इफेक्ट होता है, पॉइंट इलास्टिसिटी क्या होती है और लीनियर और नॉन लीनियर कर्व पे किस तरह से इलास्टिसिटी को निकाला जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगता है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इससे मुझे भी और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।